भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। देश की राजधानी दिल्ली के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सबने इतनी बड़ी तादाद में, और मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहा था, सामने वाले दोनों मार्ग पूरी तरह भरे पड़े हैं। ये उमंग, ये उत्साह इस बात का गवाह है कि फिर एक बार साथियों, दिल्ली के लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज 21वीं सदी के भारत के सामने सबसे अनमोल समय आया है। ये वो समय है, ये जो बोर्ड वगैरह नीचे रखिए ताकि पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। आप नीचे रखिए, मैंने देख लिया, आप नीचे रखिए, नीचे रखिए। आप यहां भी आगे आने की कोशिश मत कीजिए भाई, प्लीज। आप जहां हैं वहां रहिए, अब जगह नहीं है आगे आने की। कृपा करके आप जहां हैं वहीं रहिए। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उमंग, आपका उत्साह, ये सब कुछ मेरे सर आंखों पर। साथियों, सही समय है, यही समय है। ये वो समय है जब भारत तेज विकास के लिए एक लंबी छलांग लगा रहा। 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। 24 का ये चुनाव भारत में गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उनका जीवन आसान बनाने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए है। और 24 का ये चुनाव गरीब और मध्यम वर्ग को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो उनकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। 24 का ये चुनाव
भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए है। चाहे स्पेस सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो, सोलर रिवॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का युग हो, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और दूसरी ओर 24 का ये चुनाव उस परंपरा को, उस सोच को भी हराने का चुनाव है, जिसने बरसों तक भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। 24 का ये चुनाव मजबूत भारत बनाने के लिए है और 24 का ये चुनाव उन ताकतों को परास्त करने के लिए है जो भारत को कमजोर करना चाहती है। तो देश की राजनीति को एक मजबूत सरकार चाहिए। देश की राजधानी को दुनिया में प्रतिष्ठा मिले, देश की राजधानी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने। और इसलिए इस देश को चाहिए फिर एक बार साथियों, मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे देश के विकास को तेज गति देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़ करके निकला था। तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। पचास 60 साल पहले जब घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। साथियों, न अपने लिए मैं जिया हूं, न अपने लिए मैं जन्मा हूं। मैं आपके लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से खप रहा हूं। समाज जीवन का स्वाभाविक क्रम है कि हर परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है,
और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। और इसलिए मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। ट्वेंटी 24/7 फॉर 2047। ये मोदी की गारंटी है। और साथियों, ये पर्दा नीचे करो, पीछे लोगों को दिखता नहीं है भाई। नीचे करिए आप। साथियों, देश को मजबूत बनाना है। इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए और मुझे भी मजबूत साथी चाहिए। और इसलिए दिल्ली में भी ऐसे हमारे सभी उम्मीदवारों को राजधानी का प्रतिनिधित्व आपके आशीर्वाद से ये सब विजयी हो। विकसित भारत का मेरा संकल्प पूरा करने के लिए ये मेरे साथी बने। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर निकला हूं। तब से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई आप लोग कुछ समझते हैं कि नहीं है? आप ये बोर्ड नीचे करेंगे क्या? ये जो भी है वहां सारे कोई इकट्ठे कर लो भाई, कोई एक इकट्ठे कर लो सब। भाई आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन प्यार इतना मत करो कि पीछे वालों को दिखाई ना दे। ये लोग दूर दूर से आए हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप चाहते हैं देश में फिर एक बार मजबूत सरकार बने। आप चाहते हैं
दिल्ली के सभी सांसद हमारे जीत करके आए, तो इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। हर बूथ में कमल खिले, तभी तो देश मजबूत होगा। साथियों, विकसित होते भारत की राजधानी भी विकसित दिखनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। आपने G20 सम्मेलन के दौरान देखा है कैसे दुनिया के शीर्ष नेता दिल्ली को देखकर चकित थे। आज यहां भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। नया संसद भवन हमारी शान और बढ़ा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल आजादी के बाद देश के जवान इसके लिए मांग करते थे, प्रतीक्षा करते थे। देश का दुर्भाग्य देखिए, जब तक मोदी नहीं आया, दिल्ली में बैठी हुई सरकारों को देश के वीर जवानों के सम्मान में वॉर मेमोरियल बनाने का उनको महत्व नहीं समझ आया। देश में लोगों की सुरक्षा करते करते करीब 35,000 पुलिस के जवान शहीद हुए, हमारी रक्षा करते करते शहीद हुए। उन पुलिस मेमोरियल के लिए देश के पुलिस के जवानों को 70 साल इंतजार करना पड़ा। मोदी आया तब जाकर के बना। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का मेमोरियल, एक परिवार के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन इतने प्रधानमंत्री हो गए, उनको स्मरण करने के लिए उनकी राजनीति, उनका परिवारवाद आड़े आया। ये मोदी है जिसकी रगों में लोकतंत्र जिंदा है, जो जीता है लोकतंत्र के लिए, जो खपता है लोकतंत्र के लिए। और उसने देश में पहली बार सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाया। ऐसे अनेक स्मारक बन रहे हैं जो आधुनिक दिल्ली के दर्शन कराते हैं। हर शाम जब कर्तव्य पथ पर हजारों परिवार खुशियां के पल बिताते हैं, तब लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। साथियों, मोदी का 10 वर्ष का सेवा काल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का कालखंड रहा है। मेरा फोकस रहा है ईज ऑफ लिविंग पर, ईज ऑफ ट्रैवल पर। 10 साल पहले दिल्ली में नेशनल हाईवे की लंबाई 80 किलोमीटर थी, 80 किलोमीटर थी। अब ये 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है, 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। इन 10 सालों में 4 लेन के हाईवे, इसकी लंबाई 2 गुनी हो गई है। हजारों बड़े वाहनों को अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली एनसीआर से होकर शानदार एक्सप्रेस वे चारों तरफ बन रहे हैं। 2014 में दिल्ली मेट्रो का जितना बड़ा नेटवर्क था, आज उससे 2 गुना बड़ा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के पास है। आज दिल्ली मेट्रो में हर रोज 65 लाख लोग सफर करते हैं। ये यात्रीगण अब ध्यान दे रहे हैं कि अब मेट्रो का गेट सिर्फ विकास की तरफ खुलता है। और अब तो नमो भारत ट्रेन भी दिल्ली एनसीआर की नई पहचान बन चुकी है।
मैं दिल्ली के लोगों को एक और बात कहूंगा। आज दिल्ली में जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, पर्यावरण से मुक्ति के जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, उससे मुक्ति के लिए भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया। देश के बड़े बड़े शहरों को भारत सरकार इलेक्ट्रिक बसेस दे रही है। आपने देखा होगा दिल्ली को भी भारत सरकार ने ऐसी सैकड़ों बसें दी हैं ताकि दिल्ली के लोगों की सुविधा भी बढ़े और पर्यावरण की भी रक्षा हो। साथियों, हम सब जानते हैं दुनिया में कोई भी जगह हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। आज छोटे से छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक सभी फायदे में है, क्योंकि भारत सरकार दिल्ली का चौतरफा विकास कर रही है। साथियों, मोदी दिल्ली के हर गरीब, हर मिडिल क्लास परिवार का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी दिल्ली में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। इससे हमारी बहनों को बहुत सुविधा हो रही है। मुफ्त अनाज की योजना भी लाखों लोगों के बहुत काम आ रही है। सबके घर का सपना पूरा करना भी मोदी की गारंटी है। आप देखिए, एक तरफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलर करने का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ झुग्गियों की जगह पक्के घर बनाने का अभियान भी जारी है। मिडिल क्लास के जो साथी अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको भी भाजपा सरकार बड़ी आर्थिक मदद देने जा रही है। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग की बचत को बढ़ाने के लिए मोदी ने एक और योजना शुरू किया। ये योजना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना दिल्ली के लोगों के लिए ट्रिपल बेनिफिट वाली है, 3 फायदा कराएगी। इस योजना में आपका 300 यूनिट तक का बिजली बिल 0 हो जाएगा। बिजली बिल 0। और इसके लिए भारत सरकार 75,000 रुपीज, 75,000 रुपये तक की मदद देगी। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। इस 75,000 रुपये से अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं, घर में जो इस्तेमाल करने की बिजली की जरूरत है उपयोग कीजिए, और जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, उससे आपको कमाई होगी। तीसरा लाभ, अब जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। अब पेट्रोल डीजल का जमाना चला गया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके घर में खुद की बिजली, खुद का सोलर प्लांट, आपके व्हीकल का चार्जिंग भी आपके घर में, मतलब दिन भर आप स्कूटर लेकर के, स्कूटी लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, कार लेकर के अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका बिल भी 0 हो जाएगा। भाई और बहनों, राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे
शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। साथियों, एक जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी। उनकी उंगलियों के इशारों से सरकारें बनती थी और गिरती थी। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपके स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा दिया। यहां केंद्र सरकार के अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन इंडी वालों ने यहां आयुष्मान भारत योजना पर रोक लगा रखी है। मोदी ने अब तय किया है हर परिवार के 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और इससे परिवार के खर्च में बहुत बड़ी राहत होगी, बहुत बड़ी बचत होगी। लेकिन इसका फायदा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपको नहीं मिल पाएगा। ये लोग दिल्ली के एक भी बुजुर्ग को भारत सरकार की योजना का लाभ नहीं लेने देते। मेरा आपसे अनुरोध है, 70 साल के ऊपर के सब लोगों को मिलिए, उनको बताइए कि मोदी ये देना चाहते हैं, लेकिन ये दिल्ली की सरकार रुकावट बनी है और एक भी बुजुर्ग का वोट ये इंडी गठबंधन वालों को जाना नहीं चाहिए। भाई और बहनों, जब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ वोट बैंक चलता हो, तब न इस तरह की योजनाएं संभव होती है और न ही विकास का कोई अता पता होता है। इंडी गठबंधन का यही हाल है। ये तस्वीकरण के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। इनका मैनिफेस्टो देखिए, ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग के दबाव में तैयार किया है। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी सरकार तो पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया और सौदा किया वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। There you've heard it. Prime Minister Narendra Modi holding a rally and a speech in Northeast Delhi. Remember, Delhi will be going to polls
on the 25th of May. 7 seats of the national capital up for grabs, and it is a three-way contest between the BJP, the Aam Aadmi Party and the Congress as far as the Delhi election is concerned. What really are then the core voting issues as far as the national capital is concerned? I take this conversation forward. I have with me Mukesh Tyagi of the BJP. We have with us George Kurian of the Congress, Deshratan Nigam, political analyst. I also have with me Advocate Anmol Pawar of the Aam Aadmi Party. Let me begin with Mr. Deshratan Nigam. Mr. Nigam, as far as Delhi is concerned, several analysts are predicting that BJP perhaps will not have a clean sweep like last time around, that the entry of an Aam Aadmi Party could possibly impact how the voters feel this time around. What are your thoughts? Well, Devika, let me tell you, there will be a clean sweep of BJP. All 7 seats are going to the BJP in Delhi. The primary reason being the Congress voters are dissatisfied with the alliance, and Congress voters either not come out of the house, or if they are coming out, they will be voting for the BJP. Because as Prime Minister clearly pointed out, that here in Delhi, Dosti, and in Punjab, Kushti. This Dosti versus Kushti cannot be digested, and that is why a number of leaders from the Congress left in Delhi, including the president in Delhi, Mr. Lovely. So it clearly shows a kind of migration of Congress voters towards the BJP, and that's a very big thing. It's not a small thing. That division of votes will cost a lot, and the various reasons given by the Prime Minister in the speech. It's a comprehensive speech which is still going on. Therefore, what we see today in Delhi, Delhi is a city with a very high, literacy rate, and does a lot of, people who come here. It's an international city and must represent itself as an international city, being the capital of the country. Although New Delhi is the capital, but the entire, all the districts, 7 districts are considered. And Delhi, if you go into the places deep, in the outer skirts or in Chandni Chowk area and all, where the roads are maintained by the Delhi government or the MCDs, the streets are very poor. The water crisis has already started in Delhi. We already have a Jal Board scam of that was about 4 years back when it broke up about 52,000 crore, and an effort was done to bypass it, to give it to audit for audit purposes. Since last 10 years, no audit was done in Jal Board. Now, in order to circumvent that scam and to prevent that knowledge to come out, an audit has been given. So I believe, and all these surveys are also showing, the Delhi is giving all 7 seats to the BJP. I think the BJP is rest assured, and with the PM coming in Delhi and doing rallies, which immediately uplifts the election, and probably he'll be doing 3 rallies in Delhi, which will again uplift the election. Please remember the vote percentage that the BJP had on the last time. Even if, presuming the worst case scenario goes 2-3%, even then BJP candidates will be winning with a thumping majority. Reason being, in absolute numbers, the voters have increased. Okay, all right. Anmol Pawar, let me bring into the conversation. Deshratan Nigam there feels that it will once again be a clean sweep for the Bharatiya Janata Party as far as the 7 seats of Delhi are concerned. What is your view on that? Deshratan ji just now said that Modi is addressing a rally. Deshratan ji, has he informed the people that the Lieutenant Governor, which is nominated by the central government working at their behest, is obstructing the work of elected government? Has he informed that Farishte Dilli ke scheme has been stopped? Has he informed the people that free delivery of ration scheme has been stopped? Has he informed the people that he has also stalled many other welfare schemes, and now they are also planning to stall the free rights for women? Has he informed that he also created a roadblock in sending the teachers to the Cambridge for training, which only the Delhi government has done? And the track record of past 10 years, wherein systematically they have been targeting and crushing the opposition leaders and using governors and lieutenant governors to destabilize democratically elected government. Has he informed the people that Delhi and Punjab
are the only state which have fulfilled their constitutional obligation, which have ensured that Okay. people get free water, free electricity, world-class education, and healthcare system. Okay. Can you emulate such model in any other state? Have you been able to do so in past 10 years? No. Can I respond, Okay. respond to You him have for a failed to Okay, do that. Anmol Pawar, as And far as that's why promises are people will concerned, Anmol Pawar, as outrightly far as reject you. okay, Anmol Pawar, People if will outrightly Can Anmol I- reject Pawar, I can I- want to understand, as far as promises are concerned, you're saying that Delhi and Punjab governments are the only governments that have delivered on the promises that they've made. If you feel that the voter will be thinking about what all has been delivered, what about pollution? Do you feel that people of Delhi will be thinking about pollution when they vote? Certainly, I agree with you. That is why we have introduced one of the progressive policies, EV policy in Delhi, in which in last 2 years, more than 2 lakh vehicles were sold. We are working with a target to ensure that 25% of vehicles are converted into EV. Secondly, the green cover of Delhi, it is 23.6% now. It was around 11% in 2001. The green cover has increased by more than 4% in last 10 years in Aam Aadmi Party government. And the number of good air days, the PM 2.5 and PM 10 was around 350 5 years back. Now it has come down and the number of good air days have increased to more than 190. So we are working on it. We have stopped commercial work in Delhi. All the industries have been closed, and we are working to eradicate this pollution in Delhi and Punjab as well. Okay, I want to bring in Mukesh Tyagi of the BJP into the conversation. Mukesh Tyagi, does the release of an Arvind Kejriwal anywhere, do you feel, impact the chances of a BJP? The fact that he's getting to now campaign and be a part and be very, very visible to the public at this point in time? Mukeshji, I'll request you to unmute yourself. Oh, sorry. Okay, yes, go ahead, go ahead. Yeah. Yeah, Radhika, what I'm saying is people of Delhi have made up their mind that what kind of character is Mr. Kejriwal and how he can deceive. He has been continuously deceiving people of Delhi under the garb of simplicity. He has turned his palace, investing numbers of crores in his curtains, in his interiors. His entire character is basically of a plunderer. He plundered the money of Delhi for his own personal comfort, disguising himself as a very simple man with a great philosophy and anti-corruption crusade. So all this, his disguise has been exposed. Now people have understood there is no point handing over the administration to the most corrupt chief minister in the history of India. That's why Mr. they are Kejriwal, slapping you in who is- last 3 No. Let me, I That's did not why they are interrupt. giving This you very One unfair. second, Don't- Mr. Don't- Mr. this Pawar, very- Mr. Assembly Pawar, I'm this- going to let you respond. Mr. Pawar, I'm going to let you this- respond. Let Mukesh Tyagi finish his point. So this is very unfair. You don't interrupt. I didn't interrupt him. Please be civilized. So what I'm trying to say is that Mr. Kejriwal character stands exposed. Look at his cronies who are also facing the prosecution in the jail. Manish Shishodia, number 2, who had the highest number of portfolios. He was hand in glove for the corruption, and no wonder his bail is not getting released. Mr. Kejriwal bail has been exceptional, as a matter of fact. He would have been also languishing behind the bar. And he, same thing with Satyen Jain, with Sanjay Singh, whatever it is. And number of people are still under accusation. NIA investigation against Kejriwal for his links to the Khalistani terrorist, which is also under examination. So as Mr. Deshraj Nikam exposed about the JAL scam, BACS scam, the kind of BACS scam they have done, that's also a huge story. Landfill points, they have been in power for so many years. What did they do to Delhi landfill point? That was completely, source of a potent pollution. You go and see that the condition, it's the capital of India. You have no excuse. Pollution, they have miserably failed. What have you done in 10 years' time? You might be bringing in an electrical vehicle. That too, central government has contributed electrical vehicles to Delhi. What have they done for pollution? Odd even. And nothing happens to it. We are living in a chimney. You are making people sick. And then you want to become some kind of a messiah, providing a solution to the Delhiites. You guys have cheated the faith of the Delhiites. They've understood the our party is absolutely a party which has got no credentials of running the government. They are only coming on the
sensational politics. They are trying to play the gimmicks. That is all they are doing for it. They may be contributing 300 units, free electricity and all that stuff, but you have to see 360-degree development of Delhi. Have you done what AAP has done for Delhi people? Nothing. Zero. As a matter of fact, they're plunderer. They have ruined Delhi. Delhi is the capital of India. We need to create some very, very smart city in Delhi, and Kejriwal has failed miserably, and that's the reason I'm saying, Radhika, we will again score 7 out of 7 in Delhi parliament. Okay, Syed Asad Abbas wants to come in there. Let me tell the BJP spokesperson, respected sir, it's not just Dil Walon Ki Delhi, it's also Dimag Walon Ki Delhi. It's the same reason why Dimag Walon Ki Delhi, not once, not twice, but thrice, gave the legislative mandate to Shri Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party, sir. And you trivialize the issue by saying, oh, just 300 units electricity free. Respected sir, it's not just 300 units electricity free. The United Nations Secretary General Ban Ki-moon mentioned about the glorious pace of the Aam Aadmi Party. Not just that, the US First Lady Melania Trump mentioned about this. They've revolutionized the education system. Today, if below par people come on to studying in good schools, getting the best percentage in the results, thanks to the Aam Aadmi Party. Is that enough? Education. Allow me to finish, sir. Kindly learn to be civil. Thank you very much. Also, let us understand, Devika ji, that today the politics has become such that when we speak of pollution, let me tell you, pollution is actually, let alone Aam Aadmi Party cannot be blamed. This is an issue Punjab, Uttar Pradesh, Haryana and New Delhi. Many a times, Shri Arvind Kejriwal ji has sent out the summons and requested Manohar Lal Khattar ji, when he was the Chief Minister, and also Yogi Adityanath ji to kindly come across party lines, have a meeting and come to conclusion. Because due to the crop burning, a large percentage of pollution comes in. And you're absolutely right, Devika ji. People of Delhi will keep this in mind and vote. I would certainly say that today the parallels are shifting. It's very nice to see the confidence of the Bharatiya Janata Party spokesperson that all 7 will be won by you. Respected sir, kindly read the International Labour Organization report. 83% of jobs are unemployed. No youth there. 83% of urban youth are unemployed. Not just that, farmer agitation. Knowing the same reason why the Bharatiya Janata Party today is absolutely rattled. Because 400 par has turned out to be a jumla for them. Forget 400 par, even 300 par is going to be quite a challenge to achieve for the Bharatiya Janata Party. Also, as a matter of fact, Devika ji, very important point. Let me come to your notice. The same party which needs to speak about their own manifesto, Sankalp Patra, they do not speak of it. Who do they speak of? Congress party, ye log Sharia law लाएंगे, ye log Mangalsutra, infiltrators, ज़्यादा बच्चे करने वाले. Look at the political narrative which is changed into TRP, which is nothing but puppetry, rhetoric, tamasha. Nothing. Let us speak on jobs. Let us speak on hospitals, schools, electricity, employment. This is what the youth of this country want. We want the right people to speak of the narrative. I today will vote for somebody who speaks on these issues and not just Hindu-Muslim and not just puppetry, gimmickry, tamasha, rhetoric. Okay, this is all right. Okay, not Syed Abbas, yes, understood. Anmol Pawar also wanted to respond. Mr. Pawar, go ahead. Mukesh ji, the fact is that the BJP is rattled from the kind of governance model which has been presented by Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party. You said that we have done nothing in education and health. Let me refresh your memory. In past 70 years, there were only 24,000 classrooms in Delhi. It was the Aam Aadmi Party government which have built 22,711 classrooms. There were 32,000 regular teachers in Delhi till 2014. At present, there are 43,174 teachers, regular teachers. We brought entrepreneurship curriculum, which ensured the practical aspect of that is Business Blaster, which ensured that we gave seed money to the children of the school, 2,000 rupee, and they have built around 40,000 business ideas. And if even 5% of them comes in existence in next 10 years, we'll have around 2,000 companies that will generate a lot of employment. As far as health is concerned, we have opened 537 Mohalla clinics. We have
there are around 450 free of cost surgeries. We are providing. Please speak free on the healthcare. corruption, sir. We are Please providing- speak on the corruption, sir. I'll speak on that. Please sir. speak Let on the me- corruption. Please be civilized. Okay. Please extend No, the same I'm- courtesy Can- which you can were I come seeking in? from me. Okay, one Otherwise, second. I'll Please- ensure that please speak on the corruption. I'll ensure that you don't get a free Devika, run. there are three people. Corruption- No, I will you- not. Okay. There I are will only face two you of us. squarely, man. Don't worry. Sir, corruption. Sir, you have illegally put a person who's the architect of Delhi education model behind bars. There's no proof. You have failed to. Your agency working at your behest have failed to recover a single penny in last 2 years. And people like you, who have around 25 biggest corrupt Narendra Modi certified leaders in your party, are giving lectures on morality. Okay. Have you? All right. Have you the? Can I Okay, I want to come move in? away from guts to rhetoric. ask your leader that why? What about- Why have? Okay, why I want have to move they away from rolled red rhetoric. I want to carpets move for away all from the rhetoric corrupt and talk leaders? about actual issues. Okay, I want Not to bring in convincing at all. Okay, Desharandan Nigam, I'll come to you in. Okay, Desharandan Nigam, go ahead, please. Then I want to See, bring in let George me- Kurian as well. See, let me puncture the holes into Aam Aadmi Party. The dropout rate from 9 to 12 is almost 46 to 50%, probably now 50%, and the corresponding increase in the private school. So enrollment also is tell 36. about the Don't pass intervene. percentage. Don't intervene. Sir, also don't tell about intervene. the pass Don't percentage, which is intervene. highest in the country. Have decency. 94% in class 10, more than the national average of 87%. अरे बोलने दीजिए उनको भाई। भाई साहब आप भी तो नहीं सुनते. The moment अरे भाई, we और start डाटा giving दे रहा हूँ. data, either you डाटा दे or रहा the हूँ. BJP शांत रहिए. spokesperson Devika, you starts got to- intervening. Okay, all right. Mr. Pawar, hold on. Your Desharandan Nigam, theology is a pain to Desharandan my Nigam, ear. I have to give you just 30 seconds, please, to make that So point. I want to therefore- bring in the Congress as well. There is a corresponding increase in the enrollment of private schools by 36% because the education system has almost collapsed from 9 till class 12. That is it. You are just two. अब मोदी जी की मनोहर कहानियां सुन रहे हैं क्या आप? Mr. Pawar, please. Three, four schools you made a good mohalla clinic. Most of them are lying in shambles. The dogs and donkeys can be seen inside. And there are immense social videos. People are bringing out your misdeeds out in open. And let me tell you, the electric vehicles which you have been claiming is on account of the gifts given by the central government, and also the electric vehicle policies framed by the central government, and all the subsidies are given by central government. You have no credit to take Okay. out there. Please understand that. Okay, Mr. Nirikam, then I want to bring in another pertinent question to you before I bring in the Congress. While we do spell out what is wrong with the national capital today, one also has to understand that at the state level, it's the Aam Aadmi Party that's in power, but there are also 7 members of parliament of the Bharatiya Janata Party in the national capital. So is it fair to say that all the infrastructural issues are simply the burden of the Aam Aadmi Party? What are the members of parliament then doing in the national capital? Because there are severe infrastructural issues. Today, the traffic situation in Delhi is abysmal. Let me tell you, the infrastructure within the city is maintained and developed by the state government, and all the expressways and the highways are done by the central government. PWD department of the state government is the one responsible for maintaining roads within the districts of Delhi. However, all the expressways, which in fact I also use, have been made fantastic by Nitin Gadkari's government. Yes, And have surely. But become nothing beautiful stops the expressways. members of parliament from raising the issue, sir. Nothing stops them. Yes, they do. It's not about that. But can you compel I've never the- heard. I've not heard a single member of parliament in Delhi actually talking about the infrastructural issues. Can I just- Syed Asad Abbas wants to come in there quickly, Syed, and then I want to bring in George Kurian, please. This is Yeah. the general election. Devika ji, This you is the asked Lok a Sabha very election important we are question talking about. to me, and I shall answer that. I'm very glad that you raised this question. I would certainly say, when it comes to the legislative elections, of course, the Aam Aadmi Party is responsible. Also, let me bring to your notice, like Desharandan Nigam ji rightly said, they can raise their voice in the parliament, but also there's something called the MP-led funds, which all the 7 MPs of Delhi are provided, where they could use for the infrastructure, but they did not do that. As a matter of fact, Gautam Gambhir is one of the member of parliament who among the 7 did not have a much higher rate of percentage attending the parliament. Why do you come into power? And good, the BJP did not give him a seat. Very good. But let me tell you, all 7 put together will get at least a minimum of
14 crore as MP-led funds Okay. for the infrastructure, 2 crore per member of parliament. What did they do with it? Where is the accounting? What did you do for the better infrastructure? What did you do for They the have betterment of adopted the parks villages. Do you and know the the development? Can I members? respond? Okay, Done okay. that I want to bring in George Devika- Kurian as well. No, one Devika- second. I want to bring in the Congress as well. Anmol, I'll come to you in just a moment. Mr. Kurian, the pertinent question before the Congress party as far as Delhi is concerned, I am Mr. aware Kurian. of that. One second. Mr. Kurian, the pertinent question before the Congress party as far as Delhi is concerned is the exit of Mr. Lovely. Do you think that's going to have an impact on the way people will now perceive the Congress party? Because it was, Delhi was a stronghold of the Congress. Mr. Kurian, we can't hear you. Please unmute yourself. Can you hear me, Devika? Yes, go ahead. Great. Let me, you asked me a question about a former chief, Congress chief, Lovely. See, it doesn't matter to the Congress party which leader of the Congress party has left the Congress party, because we strongly believe it's the ideology of the Congress party which matters to the people at large. No leader in the Congress party is bigger than the party, including that of Rahul Gandhi. Let me put your case to rest at this point in time. Coming to the elections, 4 phases of elections are over. The Prime Minister is unclear about what narrative he has to take. He is not sticking to a single narrative. He is going on changing the narrative every phase wise, which is clear, which is in public domain. Because of the non-confidence that they're coming to power, so he's actually lost the plot. Now every phase there is a new narrative building up. Let me just bring it to the notice of the Prime Minister that this is not a 7-series episode or a serial that is going on. It's a 7-phase election, and that's a general election, Lok Sabha election. That is number one. We are through with 70% of the polling at this point in time. 378 parliamentary constituencies have gone into polls, out of which Congress and the India Alliance are confident. We have surpassed 190 as of right now. We are just short of about 80, 90, and we are confident in the last 3 phases of election. Out of 165, we are going to surpass 100. So let me, this is going to be a surprise on 4th of June. I'm sure all my fellow panelists will be on the debates that day. It will be a surprise, and it will take the country, especially the voters of Bharatiya Janata Party, by shock. That is number one. Coming to the Congress party, we believe in an inclusive manifesto. We are giving relief, and we want to empower the SC, ST, OBC community at large. We have not spoken about any caste or any dharam in our manifesto. It's a 48-page manifesto. You can go through it. Everyone has to go through it because it speaks volume. And we haven't spoken about Muslim as a word. It's not there in the manifesto. The Prime Minister keep referring our manifesto to the Muslim League manifesto. I don't know, God knows where, who is giving him inputs at this point in time. The Congress party, the Rahul Gandhi has today tweeted about Sanjeevani that the Congress party is going to do. Let me just give it to your audience. Legal guarantee of MSP, a loan waiver and GST-free farming, and we are committed. Payment of crop insurance amount within 30 days. This is what the Congress party is. Let me also reassure and reiterate for the benefit of the audience. It's not the Congress party of the past. We believe in the future. Past is history for the Congress party. Okay, I've run out of time because we have Narendra Modi in Northeast Delhi right now. Rahul Gandhi is in Chandni Chowk and Arvind Kejriwal is in Janakpuri. They're all speaking at the moment. Let's quickly dip in and listen into each leader. डाल दिया, हमारी ताकत से डरते हैं। आप मेरी नहीं, आपकी ताकत से डरते हैं। ये आपसे डरते हैं, ये केजरीवाल से नहीं डरते, ये आम आदमी से डरते हैं, जनता से डरते हैं। ये अब ये राघव चड्ढा को जानते हैं सब लोग। वो बेचारा परसों लंदन से आया, कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, आतिशी को भी गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार करेंगे। कैलाश गहलोत प्रधानमंत्री है, थानेदार है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, कल मैं 12 बजे, भाई एक दिन इसको गिरफ्तार करते हो, एक दिन इसको। कल मैं अपने सारे एमएलए लेके बीजेपी हेडक्वार्टर जाऊंगा। 12 बजे मैं कहूंगा सारों को ही कर लो एक साथ गिरफ्तार। ये एक एक करके क्या कर रहे हो मोदी जी, सारों को एक साथ गिरफ्तार कर लो। दोस्तों, मैं अभी कई जगह से घूम के आ रहा हूं। परसों लखनऊ गया था, कल मैं बंबई गया था, भिवंडी गया था, पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया। जो चारों तरफ मेरे को सुनने को मिल रहा है
कि अब 4 तारीख को बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। पूरे देश में इतनी नफरत हो गई है लोगों को इनसे, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, कुछ इन्होंने किया नहीं है, अंट शंट बकते रहते हैं रोज, कभी कुछ। मैं कल बंबई गया, बंबई में मोदी जी जाके कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है, कहते हैं उद्धव ठाकरे अपने नकली संतान है। ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा बोलना? ऐसी भाषा बोलनी चाहिए प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री तो पिता समान होता है पूरे देश में। ऐसी भाषा तो मुझे लगता है वो बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से। उनको भी पता है 25 मई। अच्छा, आप जितने लोग मेरे को प्यार करते हैं कसम खा के जाएंगे आज, पर जब वोट डालने जाओगे उस दिन अपने अपनी गली में जितने आम आदमी पार्टी के वोट हैं सब वोट पड़ने चाहिए, सबको बोलना वोट डालने जाएं। उस दिन गर्मी है बहुत, उस दिन गर्मी है, गर्मी के कई लोग घर बैठ जाएंगे, घर नहीं बैठना। हाँ, 7 बजे डाला ना सारे जने, तो लाइन में लगना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन एक एक वोट पड़ना चाहिए। वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी जी एक बड़ा एकेडमिक है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। और नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब कर दूं। मतलब सोच देखिए, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको सबको गरीब करना चाहिए। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, और आपके पत्रकार ने आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान में 20-25 अरबपति अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। यह है सवाल। भाइयों और बहनों, 30-35 इंटरव्यू दिए हैं, वही 5-10 जर्नलिस्ट, 2-3 इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.